हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल को लेकर के। इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ धीरे धीरे एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोगों को बात करनी है अपने एग्रीगेट फंक्शंस को लेकर के कि आखिर एग्रीगेट फंक्शंस है क्या। तो पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि आखिर अपने पास में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस के मैंने आपको टाइप भी बताए थे, जैसे कि फंक्शंस आपके पास दो टाइप के थे, एक था बिल्ट इन फंक्शन, एक था आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। साथ साथ में दोस्तों मैंने आपसे ये भी कहा था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस अपने लिए इतने इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास जो टॉपिक था बेसिक, यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्ट इन जो फंक्शंस आपके पास है ये फिर आपके पास अलग अलग टाइप के थे, जो कि था आपके पास में एक था जिसको अपन ने बोला था यहाँ पर टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस, दूसरा अपने पास था यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शंस और तीसरा अपने पास था डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो इसके बाद हम लोग साथ में जो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ फंक्शंस आपके पास सिंगल रो होते हैं और कुछ मल्टीपल रो। तो जो मल्टीपल रो वाले फंक्शंस है वो सारे आपके पास होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथ साथ में यहाँ पर हम लोग कुछ और भी जो कह सकते हैं कि क्वेरीज को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और आप यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा अपने पास ऑर्डर बाय क्लॉज, और इस ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ साथ हम लोग आगे जाते हुए डिस्कस करेंगे अपने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी। एग्रीगेट फंक्शंस में दोस्तों अपने पास सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, काउंट है, ये सारे फंक्शंस भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रुप बाय के साथ में भी होगा और साथ में हम लोग यहाँ पर हैविंग क्लॉज को भी यूज करने वाले हैं। दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वेरी के बारे में, आखिर क्वेरी होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या था आपके पास में, क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल। तो क्वेरी आखिर है क्या। दोस्तों हम कह सकते हैं क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट। बेसिकली क्या है, आपके पास एक टाइप का कमांड है, एक टाइप की रिक्वेस्ट है फॉर डेटा और एन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन द डेटाबेस। तो आपने बेसिकली एक रिक्वेस्ट करी या आपने कुछ कहा कि ये आपको काम करना है पर्टिकुलर टेबल पे या अपने डेटाबेस के ऊपर, वो एक्शंस आपके या कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट होते हैं, परफॉर्म होते हैं आपके डेटाबेस के ऊपर। क्वेरिंग कैन रिट्रीव डेटा, यानी कि आप यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव के लिए आप यहाँ पर जो यूज करते हैं वो होती है आपके पास सेलेक्ट क्वेरी। इसी तरीके से आप एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपनी इंसर्ट क्वेरी। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि वो डेटा जो आपने पहले से स्टोर कर रखा है लेकिन अब आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज करते हैं अपनी अपडेट क्वेरी। और इसी तरीके से अगर आपको वो रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट अब नहीं है तो फिर आप उस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिलीट क्वेरी। और परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो आप अपने डेटाबेस पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के लिए भी कुछ ऑपरेशंस या यहाँ पर क्वेरी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जो एग्जाम्पल लेकर के आगे चलने वाला हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे इस टेबल को लेकर के। तो बेसिकली सपोज मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ अपने पास है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4, 4 रिकॉर्ड है। इसमें एक अपने पास एम्प्लॉय आईडी है, देन अपने पास फर्स्ट नेम है, ऐसे ही अपने पास लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और साथ में इनमें कुछ वैल्यूज भी लिखी है, जैसे ये कुछ नाम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और डिपार्टमेंट में देखें तो अपने पास सेल्स के 2 लोग हैं, एक एचआर में है, एक आईटी में है। और इनके ऊपर अब अगर हम लोग कुछ कंडीशंस लगाते हैं, कुछ क्वेरीज लगाते हैं, जैसे कि मुझे ये देखना है कि जो एचआर है जिसका डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी क्या है, या मैं देखना चाहता हूं कि जो आईटी वाले जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है। सपोज ऐसे ही अगर मैं लेना चाहता था कि एचआर डिपार्टमेंट जो है उसकी आईडी क्या है, ऐसे कुछ भी अगर आप कमांड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। खैर, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अच्छे से जानते हैं, हमारे पास एक क्वेरी है दैट इज क्रिएट टेबल। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करें, क्रिएट टेबल क्वेरी को यूज करें। अब देखिए ये जो टॉपिक्स हैं वो शायद आपको 11th क्लास वाला भी याद आ रहा होगा। 11th क्लास में आपने बेसिक्स कुछ डिस्कस कर रखे थे, और यहाँ पर जो अपने पास में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 है वो वापस रिवीजन था। तो रिवीजन में आपने ये सारे टॉपिक्स देख रखे हैं और साथ में आपने प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम लोग अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज करेंगे उसमें मोस्टली हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेलेक्ट पे।
और सेलेक्ट पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास बनते हैं, साथ में अपडेट क्वेरी को लेकर के भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपडेट क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से मैं आपको आगे यहाँ ऑल्टर के और कुछ चीज़ें और बताऊंगा। लेकिन हालांकि ऑल्टर अपने कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। थोड़े थोड़ी सी चीज़ें हम लोग बस यहाँ डिस्कस करते हैं, स्पेशली हम हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ अपने पास होता है क्रिएट टेबल, फिर आप लिखते हैं टेबल का नाम। जैसे आप नीचे देखें तो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज। इस एम्प्लॉय में अगर आप देखें तो आपके पास एक अपन कह सकते हैं कि एक तो है एम्प्लॉय, दूसरा है आपके पास फर्स्ट नेम, थर्ड है लास्ट नेम, फोर्थ है डिपार्टमेंट और वैसे ही है सैलरी। अगर अपन देखें तो यहाँ पर मैं आपको यही कह रहा था कि इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर आप यही टेबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक तो बताएंगे एम्प्लॉय आईडी जो कि 1 2 3 4 इस तरीके से है, ऑटो इंक्रीज हो रही है, 1 के बाद ऑटोमेटिक 2। एक नया रिकॉर्ड आएगा तो दोस्तों उसकी आईडी क्या हो जाएगी 5, फिर एक और रिकॉर्ड डालोगे तो 6 7 8 इस टाइप से। तो ये तो आपके पास क्या है, प्राइमरी की बन जाएगी और साथ में ऑटोमेटिक इंक्रीज भी होगा। अब फर्स्ट नेम में आप क्या है, क्योंकि कैरेक्टर डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 4 है। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर कितना लेना चाह रहे हैं, लास्ट नेम में मैक्सिमम कैरेक्टर कितना लेना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट का मैक्सिमम कैरेक्टर कितना लेना चाह रहे हैं और सैलरी आप यहाँ पर किस टाइप की ले रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएंगे, वेरकेर है, वैसे ही आपके पास वहां पर आप फ्लोट में या इंटीजर में उसकी सैलरी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, हमने यहाँ जाकर के लिखा है एम्प्लॉय, जिसकी कह सकते हैं डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर है, साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी है और आपने इसको प्राइमरी की भी बनाया हुआ है। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट नेम की बात करें तो आपके पास है वेरकेर 50 कैरेक्टर मैक्सिमम आएंगे, कॉमा करके लास्ट नेम में आपके पास वेरकेर 50 है, डिपार्टमेंट में वेरकेर 50 है और सैलरी में हम लोग यहाँ ले रहे हैं दोस्तों डेसिमल प्लेसेस में हम लोग ले रहे हैं, डेसिमल है जिसमें 10 और पॉइंट के बाद आपके पास 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपके पास में डेटा का टाइप है और ऐसे लिखने पर MySQL में दोस्तों ये लिखने पर, ये क्वेरी लिखने पर आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। अब देखिए टेबल जो बन जाएगी वो ऐसी बनेगी, लेकिन आपके पास ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं आएंगे, तो रिकॉर्ड हमको यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं कि इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, इससे लिखने पर बस आपके पास एक क्वेरी जो हम लोग लिखेंगे उससे हमारे पास क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इंसर्ट क्वेरी। क्या लिखते हैं आप, सिंपल सा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जैसे कि एम्प्लॉय है, तो हमारे पास सिंटेक्स तो था इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर जो भी कॉलम्स आप डालना चाहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्योंकि लिखा था कि जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है वो तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है, जो डिपार्टमेंट है और जो सैलरी है वो हम डाल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो कॉलम्स आपको लिखने पड़ेंगे, और अगर आपको लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स आप मतलब सारे के सारे फील्ड में अगर आपको वैल्यू डालनी है तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रहे हैं जो कि आपके पास है एम्प्लॉय आईडी। तो इस केस में फिर आपको यहाँ पर ये सारे कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, देन आप लिखते हैं वैल्यूज, और ये जो आपने लिखा है जॉन, तो दोस्तों ये जो आपके पास वैल्यू है वो जाएगी फर्स्ट नेम में, देन जो आपने वैल्यू लिखी है वो जाएगी लास्ट नेम में, देन आपने यहाँ पर जो लिखा है वो जाएगा डिपार्टमेंट में, और फाइनली आपने जो भी यहाँ सैलरी बताई है वो जाएगी सैलरी में। तो हुआ क्या था कि आपके पास में एक टेबल क्रिएट हुई हुई थी, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हमारे पास बने हुए थे। अब फर्स्ट जो कॉलम था आईडी वाला, ये ऑटोमेटिक इसमें 1 रख देगा, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद उसकी डिपार्टमेंट और उसके बाद उसकी सैलरी, यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर दोस्तों यही कमांड हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें वैल्यूज अगर हम बदल देंगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर फिर से कुछ एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा और वैल्यू रख देगा 2। अगर हम फिर से इसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं वैल्यूज चेंज करके तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर 3 कर देगा, और यहाँ पर जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू आपकी यहाँ ऐड होती जाएंगी। एक और रिकॉर्ड डालेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं हमारे रिकॉर्ड ऐड है, और फिर अगर आप एक और रिकॉर्ड डालेंगे तो 5 करके वो आपकी वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो 5 रिकॉर्ड आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए एग्जाम्पल में कह सकता हूँ कि आगे तक यही लेकर के चलने वाला हूँ।
तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर एक टेबल आप जरूर क्रिएट करें। आप वापस देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे आकर के, इस तरीके से आपको अपने MySQL में क्या करना है, बस एक ये स्टेटमेंट लिखना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। और डेटाबेस क्रिएट करना भी आपको आता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आप लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, यूज, और फिर आपका उस डेटाबेस को आप यूज करते हैं ताकि वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके अंदर यानी कि जो आपका डेटाबेस आ गया है, ठीक है, जिसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एसएस कर दिया है, इस डेटाबेस के अंदर आपको क्या बनानी है, एक टेबल, और इस टेबल के अंदर आपको रिकॉर्ड ऐड करने हैं। अगर आप ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट, तो ऐसे करके आपकी वैल्यूज जो है वो आप यहाँ ऐड करते जाएंगे। अब देखिए, वैल्यू आपने ऐड कर दी है, बहुत सारे रिकॉर्ड आपके हो चुके हैं। अभी हमने इसमें जैसे 5 रिकॉर्ड लिखे थे, तो अब हम चाहते हैं कि उससे डेटा को लेना। तो आपके पास क्या है, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएगा, ये सेल जो आपके पास में डिपार्टमेंट नहीं बताएगा, और साथ साथ में ये आपको सैलरी भी नहीं बताएगा। क्या बताएगा आपको, केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इस तरीके से आपके सामने रिकॉर्ड लेकर के आएगा, लेकिन कॉलम्स आपके सामने कितने रखेगा, केवल 2। अगर आप सारे कॉलम्स चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार। आपको अच्छे से याद होगा, हमने पहले भी देखा है, हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार, और उसके बाद है फ्रॉम, और टेबल का नाम जो भी है आपके पास, जैसे कि यहाँ हम लोग ले रहे हैं एम्प्लॉइज। तो ये क्या करता है, सारे कॉलम्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स को लेना, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद सपोज आप यहाँ पर मैं लेने वाला था, सपोज कि फर्स्ट नेम है, इसी तरीके से मैं लास्ट नेम नहीं लेना चाहता, मैं डिपार्टमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो आप डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लगता है तो आप उसका सैलरी भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप सारे लेना चाहते हैं तो स्टार लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर वो अपने कॉलम्स बता सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 कॉलम्स लिए हैं। कौन सी टेबल से डेटा लेना है, तो दोस्तों टेबल तो अपने पास पहले से बना रखी थी हमने, ये वाली, इसमें 5 रिकॉर्ड हम लोग डाल चुके हैं। अब इस टेबल में से, यानी कौन सी है, एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय टेबल में से अगर आपको डेटा लेना है तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज, और साथ में आपने लगा दी है कंडीशन। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, सारे के सारे रिकॉर्ड आपको दे देगा, लेकिन कॉलम कौन कौन से दिखाएगा, केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं केवल सेल्स वाले का डेटा डिस्प्ले करना है। तो सेल्स वाले में आपने देखा था कि 2 रिकॉर्ड आपके पास थे। ठीक है, तो वो आपके सामने इस तरीके से 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ, हमारे पास ये टेबल थी, सेल्स में एक ये रिकॉर्ड आएगा और एक ये वाला रिकॉर्ड। मतलब क्या होगा, केवल ये नाम आपके सामने आएगा और दूसरा आपके पास ये वाला नाम आपके सामने आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम 1 और 2 रिकॉर्ड, और वैसे ही लास्ट नेम में भी 1 और 2 रिकॉर्ड आपके सामने आने वाले हैं, जिनकी डिपार्टमेंट कौन सी है, सेल्स, जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उन्हीं का डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने लिखा था वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है एक अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी क्या करता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अपडेट। ठीक है, और अपडेट यहाँ पर जो है हम लिखते हैं अपडेट। ये तो अपडेट क्वेरी का लिखा हुआ था, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ अपडेट, कौन सी टेबल को करना है, एम्प्लॉइज, जो अभी हमने 5 रिकॉर्ड उसमें डाल रखे थे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। वैसे हमने 5 यहाँ पर एज्यूम किए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इनमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और से जो हम लोग यहाँ कह सकते हैं सैलरी यहाँ पर बताई गई है। तो हमको किसको चेंज करना है, हम लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय। इस टेबल को अपडेट करना है, जिसमें सेट करना है सैलरी इक्वल्स टू 5500। ठीक है, तो यहाँ 50,000 है। ठीक है, तो हम क्या करें, सेट सैलरी इक्वल्स टू 50,000। अब ये क्या करेगा, सैलरी सबकी 55,000 कर देगा, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं वेयर क्लॉज, जिसका फर्स्ट नेम ये वाली वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट नेम जिसका जॉन है, तो फर्स्ट नेम जिसकी ये वैल्यू है, एंड मतलब यहाँ दूसरी कंडीशन भी है कि जिसका लास्ट नेम आपके पास ये भी होना चाहिए। तो जॉन नाम से आपके पास 5-7 रिकॉर्ड हो सकते हैं, 2 रिकॉर्ड हो सकते हैं, सबकी नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जिसका फर्स्ट नेम ये है और आपके पास लास्ट नेम ये है, इन दोनों कंडीशन को हमने एंड के साथ, एक एंड आपके पास में कह सकते हैं ऑपरेटर भी होता है, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर उसको ज्वाइन करवा रहे हैं। ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है,
तो उसकी सैलरी जो भी रही हो हम कितनी करें 55,000। बैक करके देखते हैं अभी इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, यहाँ उसके पास जो सैलरी है वो कितनी है 50,000। तो यहाँ पर हम लोग ये कंडीशन थी जिसका फर्स्ट नेम ये हो और साथ में जिसका लास्ट नेम ये हो, उसकी सैलरी जो अभी 50,000 है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 55,000, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया था अपडेट कमांड। आई थिंक दोस्तों आपको ये अपडेट कमांड समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आती है डिलीट क्वेरी। हम डिलीट करना चाहते हैं, कोई कंडीशन अपने पास है तो उस रिकॉर्ड को हम चाहते हैं अब हम डिलीट कर दें। अगर आप यहाँ पर दोस्तों ये वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके पास टेबल में, 1 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड या 5,000 रिकॉर्ड भी हो, सब डिलीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये तो वही है, एग्जाम्पल ऑफ डिलीट क्वेरी है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करने, अगर आप यही सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो आपने क्या करा है, कंडीशन लगाई, आपने क्या बोला, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू डो। तो इस तरीके से क्या कर देगा कि ये आपकी जो कंडीशंस हैं, जिसका फर्स्ट नेम ये और जिसका लास्ट नेम ये है, उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, बाकी नहीं। तो जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड था वो वाला आपका डिलीट हो जाएगा। अभी आपके पास इसमें 5 रिकॉर्ड्स थे, अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो 5 की जगह आप कितने बच गए, 4 रिकॉर्ड आपके पास रह जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दोस्तों, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, अगर बाय द वे आ जाए, जैसे पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया ऑल्टर टेबल को लेकर के, तो वो फिर आपका बोनस बन जाता है। तो कोर्स में ही नहीं है आपके पास ऑल्टर टेबल, ठीक है। तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑल्टर टेबल क्या करता है, आपकी एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे आप एक रिकॉर्ड नहीं, यहाँ आप कह सकते हैं कि एक कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके पास DDL कमांड हो सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कमांड है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ऑल्टर टेबल, और फिर जो भी टेबल का नाम है उसमें जो भी आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे तो लिखेंगे ऐड, फिर कॉलम का नेम और उसका डेटा का टाइप। जैसे अगर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सपोज कि आप वहां पर सिटी लिखना चाह रहे हैं, एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिख देंगे ऐड, फिर आप लिख देंगे सिटी और फिर आप उसका डेटा का टाइप जैसे कि वेरकेयर 50 आप लिख सकते हैं। अगर आप अपनी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ड्रॉप, ठीक है। या आप डेटाबेस को भी डिलीट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ड्रॉप। अपन क्या लिखेंगे, ड्रॉप और फिर टेबल का नाम, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी जो टेबल है एम्प्लॉय वाली, वो कंप्लीट टेबल आपकी यहाँ से डिलीट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कमांड्स थे। खैर, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करें वो है की टाइप्स ऑफ MySQL के अंदर, वो है ज्वाइन क्वेरी। अब देखिए बहुत अच्छे से सुनिएगा, अपना जो चैप्टर नंबर 8 है, उस चैप्टर नंबर 8 में बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, लेकिन CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पर अपने पास एक ही पार्ट आने वाला है, दैट इज ज्वाइन क्वेरी। तो ज्वाइन में अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। तो इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन जो है ऐसे टॉपिक्स हैं। तो अपने कोर्स में जो है वो अपने पास क्या है, केवल अपने पास है यहाँ पर इक्वी ज्वाइन। तो वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ता है 2 अलग अलग टेबल्स, और उस टेबल्स में से कुछ डेटा जो दोनों टेबल में कॉमन है वो अगर आप लेना चाहें तो वो आप करते हैं यहाँ पर ज्वाइन क्वेरी के साथ। ज्वाइन का मतलब क्या है, सपोज एक टेबल A है, एक टेबल B है। इस टेबल A में बहुत सारा डेटा है, लेकिन कुछ ऐसा डेटा है, वही डेटा आपके पास टेबल B के अंदर में भी है। तो ये वाला रिकॉर्ड जो आपका डेटा है, ये डेटा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई आप करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन बस एक छोटी सी स्लाइड अगर आप देखें तो दोस्तों वो पूरा चैप्टर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपका मतलब हर बार फिक्स क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास इस स्लाइड से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, 2 टेबल्स हैं आपके पास। मैं एज्यूम करता हूं कि एक टेबल है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, ये वाली अलग टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर कोई और टेबल भी हो सकती है। तो ज्वाइन का मतलब क्या है, कंबाइंस रोज
फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स में से आप जब डेटा कंबाइन करके लेना चाहते हैं तो आप जॉइन क्वेरी लगाते हैं बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम्स। ऐसे कॉमन कह सकते हैं कि कॉलम्स जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, बिटवीन देम। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं सीधा ही, सेलेक्ट एम्प्लॉइज डॉट फर्स्ट नेम। तो हमारे पास जो एक टेबल है, ठीक है, मैं इसको एक ऐड कर देता हूं, यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। इस एम्प्लॉय में क्या था, आपके पास एम्प्लॉय की आईडी थी और यहाँ आपके पास था फर्स्ट नेम और ऐसे ही आपके पास था लास्ट नेम, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या था, और डिपार्टमेंट था एक, ठीक है, आपको याद होगा हमारे पास था डिपार्टमेंट और एक था आपके पास सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से 5 कॉलम्स थे। अब हमने यहां से क्या सेलेक्ट करना है, केवल फर्स्ट नेम, ठीक है। कौन सी से, एम्प्लॉय से फर्स्ट नेम, और एम्प्लॉय से क्या लेना है आपको, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, कॉमा करके हम लिख रहे हैं डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो ये देखिए, एक टेबल का नाम तो क्या है आपके पास, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। दूसरी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम। और तीसरा आपको क्या चाहिए, आपको डिपार्टमेंट्स जो एक टेबल है उसके अंदर से आपको चाहिए डिपार्टमेंट का नाम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और टेबल है और इस टेबल के अंदर आपके पास एक होगा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर और भी हो सकता है कॉलम्स हो, अब हमको करना क्या है, इसके अंदर से हमको लिखना है फ्रॉम एम्प्लॉइज। हमको एक तो एम्प्लॉइज टेबल से लेना है और ज्वाइन किस पे करना है, तो आगे लिखेंगे ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है। किस पे करना है, एम्प्लॉय से ले रहे हैं, ज्वाइन किस पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट पे। तो ये 2 टेबल्स हैं, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी आपके पास जो थी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह पर जो डिपार्टमेंट की आईडी थी, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपको याद होगा 5 रिकॉर्ड हम लोग ऐड कर चुके हैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो आपके पास है। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये है आपके पास एम्प्लॉय वाली, ठीक है, और ये जो दूसरी थी आपके पास उसका नाम था डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इस टेबल का नाम क्या था, डिपार्टमेंट। अब मुझे क्या क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड लेना है, वापस देखिए, मुझे यहाँ से चाहिए केवल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ से मेरे को चाहिए था ये जो भी था फर्स्ट नेम था ये चाहिए, और यहाँ से मुझे चाहिए लास्ट नेम, और साथ में इस वाली टेबल में जिनकी आईडी ये और ये मैच हो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं 7 8 यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम हो। तो मुझे यहाँ से चाहिए सपोज सेल्स, ठीक है, या फिर मुझे कुछ और चाहिए, ऐसे अलग अलग आपके पास डिपार्टमेंट की आईडीज के बेसिस पर आपके डिपार्टमेंट के नाम होंगे। तो वो जो भी आपके पास है वो सब आपको निकाल के देगा इस टेबल से, और उस टेबल से डेटा उठाएगा और वो आपको यहाँ ला करके दिखा देगा, ठीक है, जिसमें दोनों की आईडी आपके पास सेम है। इसमें भी 1 है, उसमें भी आईडी में भी अगर आपके पास में 1 1 है तो वो डेटा आएगा, 2 2 है तो वो डेटा आएगा। ऐसे 2 टेबल से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं, इसको मैं आपको आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो अब अपना मेन जो टॉपिक है वो आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब जिसमें अपन कह सकते हैं अरेंज करना है डेटा को। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑर्डर बाय के साथ आप यूज करेंगे, या तो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कुछ वैल्यूज है बिखरी हुई लाइक 2 1 4 3, तो आप इसको 1 2 3 4 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। आप यहाँ पर न्यूमेरिक पे करेंगे या फिर आप ABCD फॉर्मेट में ले सकते हैं अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो, ठीक है। अब ये जो है जैसे 1 2 3 4 है, तो आप जानते हैं कि अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 ये कौन सा है, असेंडिंग है अपने पास। और अगर अपने पास ऐसा होता 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता आपके पास, ठीक है, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ले सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप सॉर्टिंग कहते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, असेंडिंग। तो इस तरीके से हम लोग एक बार यहाँ डिस्कस करते हैं कि आपके पास सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे,
ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है टू ऑर्डर रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। अब देखिए ओरिजिनल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर सपोज कि ऑर्डर कह सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे तो आपके ओरिजिनल डेटाबेस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ वहां से डेटा उठा के लेकर के आएगा। जो डेटा आया है, ठीक है, जो उसकी कॉपी आई है, उस कॉपी में वो क्या करता है, यहाँ पर सॉर्टिंग कर देगा। तो लिख सकते हैं द ऑर्डर रिकॉर्ड इन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी इन MySQL यू यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज। अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को ऑर्डर करना तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है। दिस क्लॉज सॉर्ट्स द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। एक है, एक से ज्यादा पे कर सकते हैं, वो या तो होगा असेंडिंग या होगा डिसेंडिंग। असेंडिंग के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं ASC और डिसेंडिंग के लिए लिखते हैं DESC, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो कौन सा ऑर्डर होता है आपके पास, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। इसका बेसिक सिंटेक्स कैसा होगा, आप लिखते हैं सेलेक्ट जो भी आप कॉलम ले रहे हैं लाइक 1 2 और फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम, जैसे कि आप लिख सकते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय कैसे लगा रहे हैं आप हो सकता है कि सैलरी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, जिसकी सैलरी सबसे कम है वो ऊपर आए या जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ये तो सैलरी पे लगा सकते हैं। आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि जो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो वैसे आपके पास जैसे कि सेल्स वाला भी है, HR का भी है, या आपके पास ऐसी कुछ और डिपार्टमेंट भी है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहे हैं, आप ID के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय कॉलम लिख सकते हैं, जैसा मैं लिख देता हूं सपोज कि मैं लिख देता हूं यहां पर कि सैलरी, और सैलरी को अगर आप लिखना चाहते हैं या तो लिखेंगे ASC, नहीं लिखेंगे तो भी असेंडिंग है, आप लिख सकते हैं DESC, तो डिसेंडिंग आ जाएगा। एक से ज्यादा कॉलम पे अगर आप करना चाहें तो फिर कॉमा करके वो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है सिंगल कॉलम पे आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, फिर डिसेंडिंग देख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, 2 चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम, ऑर्डर बाय लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट नेम था आपके पास उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी लास्ट नेम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाने वाला है। इसमें मैंने नहीं लिखा है तो भी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय लास्ट नेम DESC। अगर डिसेंडिंग है तो आप DESC लिखेंगे, और असेंडिंग है तो आप चाहें तो लिख भी सकते थे यहाँ पर ASC और फिर आप सेमीकोलन लगा सकते थे। अगर आप बाय द वे नहीं भी लिखते हैं तो ये भी सही है, ये भी बाय डिफॉल्ट आपको असेंडिंग ही देता है। तो असेंडिंग में चाहिए तो ASC, डिसेंडिंग में चाहिए तो DESC, और ये अपन ने किस पे किया है दोस्तों, सिंगल कॉलम पे। लेकिन अगर आपको लगता है मल्टीपल कॉलम पे लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप लेना चाह रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट है उसको अगर आप असेंडिंग में लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और लास्ट नेम को आप लेना चाह रहे हैं डिसेंडिंग में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ साथ में आप यहाँ पर जो ऑर्डर बाय यूज करते हैं वो कई बार आप एग्रीगेट फंक्शंस में भी यूज करते हैं, तो वो भी अभी हम लोग देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कॉलम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। कॉमा करते करते आप लिख सकते हैं डिपार्टमेंट, उसको किस में रखना है, लास्ट नेम उसको किस में रखना है, कॉमा करके आप एक और स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्नेहा, तो दोस्तों स्नेहा नाम के हो सकता है 2 से 3 स्टूडेंट है क्लास में। अब स्नेहा के बाद जो है वो उसका लास्ट नेम आता है, तो हो सकता है कि लास्ट नेम में भी 2 लोग कॉमन है। एक स्नेहा है, सपोज कि वो स्नेहा परिहार, दूसरी है स्नेहा जोशी, तीसरी है सपोज स्नेहा राठी। अब स्नेहा राठी 2 लोग हैं, तो पहले कौन सी वाली स्नेहा आनी चाहिए वो आप हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से दिखाना चाह रहे हैं, सिटी के हिसाब से दिखाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक या एक से ज्यादा बार भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय के अंदर। लेकिन ऑर्डर बाय आपको एक बार ही लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट जो भी लिखा है तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम असेंडिंग, लास्ट नेम असेंडिंग, और फिर आप लिख सकते हैं परसेंटेज जो है वो डिसेंडिंग में आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को आप यूज करें तो आप एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो एग्रीगेट फंक्शंस है बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एक है सम, एक है आपके पास एवरेज, ऐसे ही आपके पास एक है काउंट, और इसके बाद है आपके पास में मिन, और ऐसे ही आपके पास है
मैक्स। तो कुल मिला के 5 फंक्शंस होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, जिसको अपन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें लेना चाहें तो कैसे लेंगे? अब देखिए इसमें आपको क्या है कि ग्रुप बना करके भी काम करना पड़ता है। एग्रीगेट फंक्शंस मोस्टली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रुप बाय के साथ ही यूज करते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है, काउंट करना है कि उसमें टोटल कितने हैं। तो जैसे आपने देखा होगा डिपार्टमेंट के अंदर एचआर के 2 हैं या सेल्स के 2 थे, ठीक है, सेल्स के 2 हैं, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट और काउंट स्टार एज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये आपको क्या दिखाएगा? आपको दिखाएगा सेलेक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में लिखा आएगा आपके पास, अगर सेल्स के 2 हैं तो लिखा आएगा सेल्स और सामने लिखा आएगा 2, ठीक है। हो सकता है कि आईटी का एक ही हो या ऐसे ही आपके पास में मार्केटिंग का एक हो। जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज हैं उसका डिपार्टमेंट दिखा रहा है और साथ में काउंट करके भी दिखा रहा है। 2 चीजें आपको समझ में आया होगा, ये मैं आगे अभी आपको और बताने वाला हूं। फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज टेबल में से डिपार्टमेंट दिखाओ और उस डिपार्टमेंट के जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज हैं उनको काउंट करके सामने 1, 2 या 3 जितने भी हैं वो आप डिस्प्ले करें। अब ग्रुप बाय में क्या करता हूं? ग्रुप बाय करता हूं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का ग्रुप कैसे कर दिया? जैसे कि आपके पास आईटी का था तो आ गया 1, ठीक है, सेल्स का था तो सपोज 2 है, ऐसे ही आपके पास हो सकता है एचआर का था, एचआर का 1 है। इस तरीके से आप कुछ और भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ग्रुप बाय किसके हिसाब से हो रहा है? जैसे आईटी का 1 है, सेल्स का 2 है, हो गए, ग्रुप हो गया आपके पास। अब इसको भी आपको अगर डिस्प्ले करना है तो पहले एस वाला सेल्स का ऊपर आएगा या सेल्स को नीचे लेना है, एचआर को पहले लेना है, तो आप इनके ऊपर भी ग्रुप करने के बाद में भी अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा है ऑर्डर बाय, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, नम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। नम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज क्या है? आपकी काउंट की वैल्यू, यानी कि ये जो आ रहा है ना 1, 2 या 1, यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है, यहाँ पर जो भी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं डिसेंडिंग में। मतलब इस केस में क्या करेगा? ये पहले दिखाएगा 2 वाला, फिर दिखाएगा 1, 1 वाला, ऐसे, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ऑर्डर बाय को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बेस पर आपको सारी चीजें एक एक करके बता रहा हूं और ये मैं कह सकता हूं साइंटिफिकली कि एक दूसरे के साथ सभी कनेक्टेड है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि आप अपना एक डेटाबेस बनाएं, उसमें टेबल बनाएं और एक एक करके जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर कमांड बता रहा हूं आप अपने कंप्यूटर पे खुद प्रैक्टिकली साथ साथ कर करके देखें, वीडियोस को पॉज कर करके देखें और आप जैसे जैसे स्टेटमेंट लिख रहा हूं उस स्टेटमेंट को अपने MySQL के अंदर भी आप इसको एग्जीक्यूट जरूर करके देखें। रिजल्ट वही आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। 5 रिकॉर्ड डालने हैं और 5-5 रिकॉर्ड के बेसिस पर आप ये आगे देखें। अगर आपने डिलीट कर दिया है किसी रिकॉर्ड को तो वापस आप इंसर्ट करके फिर आप कर सकते हैं। तो 5-5 रिकॉर्ड का एग्जांपल लेकर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है अपने पास दोस्तों वो है ऑर्डर बाय को हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशंस के साथ में भी। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं सेलेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लिया और साथ में जो सैलरी है तो जो भी आपकी सैलरी है इंटू 0.1, तो उसको मैं 0.1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं एज बोनस, तो वो उसका आ जाएगा बोनस। होगा क्या? आपके पास में जो कॉलम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास में? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और साथ में क्या आएगा? क्योंकि आपने सैलरी को जब मल्टीप्लाई करा 0.1 के साथ, वो क्या है? उसका एक बोनस। तो यहां आपके पास आ जाएगा बोनस, ठीक है, इस तरीके से। और वो वैल्यूज आएंगी कौन सी टेबल में से? एम्प्लॉइज में से, ऑर्डर बाय, बोनस, डिसेंडिंग। तो देखिए 5 रिकॉर्ड तो आपके पास आएंगे, लेकिन पहले रिकॉर्ड कौन सा आएगा? ये जो सबसे ज्यादा जिसका बोनस होगा, उससे कम वाले का बोनस, उससे कम वाले का बोनस। तो वैसे बेसिकली सैलरी के ऊपर ही आने वाला है। सैलरी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 के साथ, जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपको दिखाएगा, लेकिन जो बोनस है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आने वाला है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस के साथ में भी, क्योंकि बेसिकली ये एक्सप्रेशन ही है और इसके हिसाब से आप उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से अगर हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पे फिर से अगर बात करते हैं यही सारी चीजें, तो हम लोग कह सकते हैं एज्यूम करें यही आप वापस से सारी चीजें। तो आप एज्यूम कर सकते हैं यू हैव अ टेबल एम्प्लॉइज विद द फॉलोइंग डेटा, ये आपका डेटा है। क्वेरी लिख रहे हैं, क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी। तो आप क्या कर रहे हैं? इस सैलरी के ऊपर आप यहां पर क्या लगा रहे हैं? डिसेंडिंग। क्या लिखेंगे? सिंपल सा है, क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। रिट्रीव करना है एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी,
ठीक है, तो सैलरी को आपको लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, आप स्टार भी कर सकते थे, बस वो एम्प्लॉय आईडी थोड़ी आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी। फिर मैंने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एम्प्लॉइज कौन सी हो गई आपके पास में? टेबल का नाम, जिसमें आपने लिख दिया है ऑर्डर बाय। किस पे ऑर्डर बाय लगाने वाले हैं आप? सैलरी पे। तो ये रही आपके पास सैलरी, और फिर आपको इसको डिसेंडिंग में लेना था। तो डिसेंडिंग से क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो रिकॉर्ड आएगा वो आएगा 3 वाले का, उसके बाद आपके पास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा इसका, तो फिर आएगा 4 वाले का रिकॉर्ड, उसके बाद आपके पास आएगा 2 वाले का रिकॉर्ड, और उसके बाद आएगा 1 वाले का रिकॉर्ड। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। तो ये पहले आपके पास 3 वाले का रिकॉर्ड आएगा, लाइक माइक जॉनसन का, उसके बाद में 4 आएगा लाइक एमिली का, इसी टाइप से 2 वाला आएगा जेने का, और उसके बाद आपके पास जॉन का रिकॉर्ड आपको ऐसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें आउटपुट क्या आएगा, तो पहले आपके पास इसका, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्योंकि ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है सैलरी के ऊपर। ठीक है, तो सेम वही एग्जीक्यूट करना था आपको कोड। आप अपने कंप्यूटर पे करके जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रैक्टिकली अप्रोच पे दूसरा एग्जांपल देखें तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट असेंडिंग। तो डिपार्टमेंट ये है आपके पास, पहले सेल्स है, सेल्स है, आईटी है, एचआर है। तो आपको इसमें से क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि आप असेंडिंग ले रहे हैं, तो पहले आएगा आई। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो आप लिखते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। क्या क्या आया? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर आपको सैलरी भी लेना था। फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है उसको आप असेंडिंग में ले रहे हैं। साथ साथ में क्या बोल रहा है? देन बाय लास्ट नेम डिसेंडिंग। तो जो आपका जो मेन है वो तो किससे आ रहा है? असेंडिंग से। मतलब ये वाला जो है आपका वो तो है असेंडिंग। अब हो सकता है कि आपके इसके अंदर भी जो है वो 2 रिकॉर्ड एक जैसे हो, तो पहले किसको दिखाना है आपको? मतलब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। हो सकता है सेल्स में ये भी है, सेल्स में ये भी है। तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपके पास लास्ट नेम जो आ रहा है इसको आप दिखा रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जैसा भी। तो लास्ट नेम कैसे आ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 को लेकर के। दोस्तों आज इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी क्वेरी को यूज कर सकते हैं MySQL में। और जो क्वेरी है दोस्तों वो एक्चुअल में बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे डेटाबेस बनाने की एक अलग क्वेरी है, डेटाबेस को यूज करना है, डेटाबेस में आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, उस टेबल में आप कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, आप उसमें से डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। ऐसी दोस्तों बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्वेरी होती है। अब हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा को हम यूज करते हैं, और यूज करने के साथ साथ हम उसमें कुछ सेलेक्ट क्वेरी को यूज करते हुए हम लोग उस डेटाबेस के अंदर से, यानी कि उस टेबल के अंदर से जो डेटा है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम कुछ एक डेटा निकालते हैं और कई बार हम सारा डेटा निकालते हैं। उसमें से अगर हमको चाहिए तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग में। इसी टाइप से उस डेटा को हम लोग यहाँ पर ग्रुप बाय कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर अपने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैविंग क्लॉज भी लगा सकते हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों जितने भी टॉपिक्स है वो सारे मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि अगर आपको दोस्तों MySQL स्टार्ट करना भी नहीं आता है तो मैं वहां से बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, नेट से जाना है, MySQL आपको डाउनलोड करना है। आई होप आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा आपको जाके लिखना होता है MySQL। जैसे ही आप जाएंगे MySQL कमांड लाइन के ऊपर जाके एंटर कर देंगे, आपका MySQL इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ पासवर्ड डाल रखे हैं तो जैसे मेरे पासवर्ड डाल रखा है तो पासवर्ड आ गया है और उसके बाद ये स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अब मैं यहाँ से यानी कि इस जगह से स्टार्ट करता हूँ काम करना। देखिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस को बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक कमांड, दैट इज क्रिएट। क्रिएट कमांड के थ्रू हम लोग अपना डेटाबेस बना सकते हैं, अपनी टेबल भी बना सकते हैं। मैंने इसमें जाके लिखा है क्रिएट और उसके बाद जाके लिख दूंगा डेटाबेस। और डेटाबेस का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम रख देता हूँ सपोज कोई एक स्कूल के नाम पे, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ सपोज कि CPS। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम समझ सकते हैं। सपोज कोई स्कूल है लाइक कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, और ऐसे कोई भी आप इसका एक नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। मैं जैसे ही एंटर कर दूंगा आप देखेंगे यहाँ पर क्वेरी ओके लिखा आ गया। इसका मतलब है मेरा डेटाबेस बन चुका है। अब डेटाबेस जो बना है
ये वाला डेटाबेस या इसके अलावा भी अगर कोई और डेटाबेस आपके कंप्यूटर में पहले से पड़े हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर शो। क्या लिखेंगे आप? शो डेटाबेस। अगर आप चाहें तो डेटाबेस लिख सकते हैं, शो डेटाबेस की जगह आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस। जैसे ही दोस्तों आप शो डेटाबेसेस लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो अभी बनाया था लाइक सीपीएस वो भी दिख रहा है, और पहले अगर मैंने कुछ बना रखे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अब मैंने एक डेटाबेस बना दिया है, यहाँ पर अपने पास बहुत सारे डेटाबेस है। हमको कौन से डेटाबेस में काम करना है, हमको कौन सा यूज करना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सीपीएस। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ता है? यूज सीपीएस, ये आपको बस लिख देना है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये जो आपने एक अपना डेटाबेस बनाया है, आप उस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब आप जो भी काम करेंगे वो एक सीपीएस नाम के फोल्डर में, या कह सकते हैं सीपीएस नाम के डेटाबेस के अंदर आपका जो भी आपका काम होगा वो यहाँ होगा। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि इसमें टेबल्स कितनी है, तो दोस्तों अभी तक यहाँ इसमें अपन ने एक टेबल भी नहीं क्रिएट करी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? शो टेबल्स। ठीक है, जैसे शो डेटाबेसेस लिखा, सारी डेटाबेसेस आ रही थी, ऐसे ही शो टेबल्स लिखेंगे तो इसमें एक्चुअल में एक भी टेबल नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी बनाया है। तो हमको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल क्रिएट करने के लिए भी आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा आपने लिखा था क्रिएट डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा क्रिएट, और फिर आप लिखेंगे टेबल और टेबल का नाम। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा कि क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, ऑर्डर बाय भी बताना है मुझे आपको, इसमें ग्रुप बाय भी बताना है, इसी टाइप से हैविंग क्लॉज भी मुझे आपको बताना है, एग्रीगेट फंक्शंस भी बताने। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैं कुछ सपोज कि एक स्कूल है और स्कूल में कुछ बच्चे टूर पे जा रहे हैं। उसमें क्या है कि 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th 12th, ये सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और सबकी जो अमाउंट है अपन ने वो रखा है 1500 रुपए है, जिसमें टूर पे जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं एक तो सीरियल नंबर, उसके बाद लेता हूं एक नेम। सीरियल नंबर लाइक 1 2 3 4 होगा तो उसको इंटीजर बना देंगे। नेम होगा जो कि वेरकेर लेंगे अपन, वेरिएबल कैरेक्टर्स। इसी टाइप से मैं यहाँ पर ले लूंगा एक क्लास, जैसे कि 9th A या 10th B, इस टाइप से। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक अमाउंट। ठीक है, 4 कॉलम्स में लेता हूँ, और प्राइमरी की बना देता हूँ मैं यहाँ पर रोल नंबर को या नेम को, जो भी आप रखना चाहें, जिसको भी। नेम तो नहीं रखेंगे, आप ले सकते हैं सीरियल नंबर अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख देता हूँ दोस्तों? SNO, यानी कि सीरियल नंबर, और उसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, कॉमा करके एंटर करेंगे, और इस बार दूसरा ले लेंगे जैसे कि नेम। नेम क्या हो जाएगा आपके पास? वेरकेर, और इसमें कर देता हूं मैं 50। ठीक है, एक वेरिएबल कैरेक्टर बना रहे हैं अपन, 50 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं नेम में, कॉमा लगा के फिर आप नेक्स्ट आएंगे। नेम के बाद जाके क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, और क्लास जो है अपने पास ये है वेरकेर, और इसमें अपन ले लेते हैं जैसे कि आप लिख रहे हैं 9th B, 10th C, या सपोज 12th D लिख रहे हैं आप, तो मैक्सिमम 4 से 5 कैरेक्टर में आपका ये हो जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ 5। ठीक है, इसी टाइप से आप इसमें क्या लेंगे? अमाउंट। उनका जो अमाउंट है वो किस टाइप का होगा? तो मैं लिख देता हूँ इंटीजर। ठीक है, इस टाइप से अपन ने उसमें इंटीजर ले लिया है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि एक प्राइमरी की बनानी है। जरूरी नहीं है आपको हर बार बनाना, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्राइमरी की, और किसको बना रहे हैं आप? SNO को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ SNO जो है सीरियल नंबर, इसको अपन को क्या बनाना है? प्राइमरी की। ठीक है, बस ये इतना सा आपको काम करना है। इसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट आपने शुरू किया था इधर वाला, ये आपका क्लोज हो जाएगा, और सबसे लास्ट में सेमीकोलन लगा के आप इसको टर्मिनेट कर देंगे। आप देखेंगे लिखा आ गया है क्वेरी ओके। इसका मतलब है कि आपने एक टेबल भी बना दी है। अब इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कुछ, ये हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब, या आप DESC भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल लिखना है DESC, और जो भी आपके टेबल का नाम है उस टेबल को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या है? सीरियल नंबर है, इंटीजर टाइप का है। इसी टाइप से ये आप देखेंगे तो इसमें की कौन सी लगाई हमने? प्राइमरी की लगाई है। आप बाय डिफॉल्ट इन सबकी वैल्यूज क्या रहेगी? नल, अगर आप नहीं डालते हैं तो। हालांकि सीरियल नंबर में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। नेम वेरकेर 50 है, क्लास 5 लिया है वेरकेर, और अमाउंट ले लिया है। अब हम क्या करें? इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम? इंसर्ट इनटू। ठीक है, और मैं लिख देता हूं वैल्यूज। इंसर्ट इनटू, पहले तो आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। टेबल का नाम क्या है? टूर। और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? अपनी वैल्यूज। जो वैल्यूज है आपके पास वो क्या होंगी? सपोज कि रोल नंबर 1 या सीरियल नंबर 1 है, और इसके बाद में सिंगल कोट में लिखूंगा क्योंकि वेरकेर लिखा है। वेरकेर होगा तो वो कैरेक्टर्स है या स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट में आएंगे। तो किसी का नाम है दोस्तों सपोज कि रवि। ठीक है, तो मैंने नाम लिख दिया है इसमें रवि, और यहाँ पर
रवि जो है उसकी क्लास कौन सी है, तो मैं इसकी क्लास कर देता हूँ सपोज की 12th बी, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या इसमें स्टोर करना है, तो वो है अपने पास अमाउंट, तो मैं मान के चलता हूँ 1500 रुपये सभी का होगा और टर्मिनेट करता हूँ। आप देखेंगे इंसर्ट इनटू टूर वैल्यू जो लिखा है वो डेटा स्टोर हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे 10, 12, 15 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करूंगा जिससे कि हमको ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपका हो सकता है लेकिन आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो रवि की जगह मैं नाम कर देता हूँ यहाँ पर सपोज की भावेश और 1 की जगह कर देता हूँ 2। एंटर करते हैं, सेम टू सेम वापस अपन बार बार यही स्टेप रिपीट करते जा रहे हैं। 3 नाम इसका मैं चेंज करके लिख देता हूँ सपोज की हितेश और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सपोज सी, ठीक है। इसी टाइप से सेम, मतलब मैं यहाँ पर कुल मिला के 12-15 रिकॉर्ड जो है वो ऐड करने वाला हूँ। हितेश की जगह जाके हम लोग कुछ और नाम लिख देते हैं जैसे कि सपोज यश है और यहाँ जाके लिख देता हूँ मैं डी है और बाकी सब कुछ सेम। ऐसे ही यहाँ पर 4 की जगह मैं कर देता हूँ 5 और यहाँ पर नाम चेंज करके लिख देते हैं इस बार नाम सपोज की स्नेहा और इसकी जो क्लास है वो है सपोज की बी और इसी तरीके से मैं कर देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट 6 और नाम चेंज करके कर देता हूँ मैं इसको वंशिका और वंशिका का ए स्मॉल कर देता हूँ। वंशिका की भी सेम क्लास है अपने पास। ऐसे मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ वैभव, ठीक है, वैभव हो जाएगा। वैभव का जो सीरियल नंबर है वो है 7। अगर आप बाय द वे रिपीट कर देंगे तो फिर आपके पास एरर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 7 की जगह क्या कर देते हैं इसको 8 और वैभव की जगह यहाँ खैर स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, नाम कर देता हूँ मैं यहाँ पर नेहा और नेहा की भी क्लास अपन यही रख लेते हैं। इसी टाइप से मैं फिर से एक बी का स्टूडेंट ले लेता हूँ और नाम इसका चेंज करके कर देता हूँ सपोज की भव्या और इसका नंबर कर देता हूँ मैं 9 और ऐसे ही मैं सपोज 10 पे चला जाता हूँ। 10 पे कोई और स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं जैसे कि दिनेश और इसको भी अपन बी में ले लेते हैं। ऐसे ही अपन यहाँ जाके सी में स्टोर कर लेते हैं, नाम कर देते हैं कुछ और जैसे कि सपोज की राहुल और इसका नंबर कर देते हैं 11 और लास्ट में एक और ले लेता हूँ 12 स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। और राहुल की बात यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैं ऐसे किसी का नाम जैसे कि सुनील और सुनील जो है वो है ए से, ठीक है। अब हमने क्या है इतना सारा डेटा दोस्तों स्टोर कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डेटा को देखें हम, तो देखेंगे कैसे, क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ता है सेलेक्ट, ठीक है। अगर आप स्टार लिखते हैं इसका मतलब सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे जो चारों थे। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है आपके पास, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना सारा डेटा था, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस टोटल जो अपना टूर हो रहा है इसमें हमारे पास पैसे कितने आए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लिखूंगा सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करना है हमको और क्योंकि एक एग्रीगेट फंक्शन अपने पास होता है जिसका नाम होता है अपने पास में सम, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेलेक्ट सम और फिर वो क्या लिख दूंगा, वो कॉलम जहां से आपको सम लेना है फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम टूर। तो ये आपको दिखाएगा कि टोटल हमारे पास 18,000 रुपए यहाँ से आ चुके हैं इन 12 बच्चों के। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो कुछ और भी आपके पास फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जैसे हमने सेलेक्ट देख लिया है। अब देखिए मेरा जो डेटा है वो अगर अपन क्लास के हिसाब से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे रवि है, ये बी का है, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ऑर्डर बाय के लिए क्या कर देंगे, जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा था सेलेक्ट, फिर मैं क्या लिख देता हूँ स्टार फ्रॉम टूर। ये क्या करेगा, एज इट इज पूरा डेटा दिखा देगा। लेकिन अगर आप यहाँ जाके लिखते हैं लास्ट में ऑर्डर बाय, ठीक है। अगर आप ऑर्डर बाय लगाते हैं तो किस कॉलम के ऊपर लगाएंगे, क्लास पे या फिर नेम पे, ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर पे तो वही है, अमाउंट सबका इक्वल है ही है, तो मैं क्लास पे लगाता हूँ। इससे क्या होगा आप देखेंगे पहले सारे 12th ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले और लास्ट में एक डी वाला आपको स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा। इसका कंप्लीट रिकॉर्ड बदल गया। लाइक अगर मैं कहूँ तो आप सीरियल नंबर वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसे ही अगर आप ये देखना चाहते हैं जैसे कि ये 12th बी है या 12th ए में देखेंगे तो बी और एस आपके पास आ रहा है, ठीक है। बी में अगर आप देखें तो पहले आपके पास क्या रहा, रवि, फिर स्नेहा, फिर वंशिका, फिर आपके पास भव्या, दिनेश। अब मैं यहाँ पर अगर मल्टीपल लगाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक तो कर देता हूँ नेम जो आपके पास है उसके हिसाब से भी और क्लास के हिसाब से भी। पहले मैं क्या करता हूँ क्लास के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में क्या कर देता हूँ, कॉमा करके लिख देता हूँ नेम। इससे क्या करेगा कि ये जो आपके पास ए वाला है, ए में तो खैर हालांकि इशू नहीं है, आपके पास बी और एस है, लेकिन बी वाली जो है 12th बी, इसमें देखेंगे तो यहाँ अपन इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर जो बी वाला है उसमें क्या हुआ है,
ऊपर वाले में नहीं था। अगर आप ऊपर जाकर के देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले नाम स्नेहा आ रहा है बी में, लेकिन अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो पहले नाम आ रहा है भव्या, फिर दिनेश, फिर रवि, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी को डिसेंडिंग में भी ले सकते हैं। डिसेंडिंग के लिए का मतलब क्या हो गया, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है ASC, आप डिसेंडिंग लेना चाह रहे हैं तो डिसेंडिंग भी ले सकते हैं, DESC लिख दीजिए। इसमें क्या होगा, पहले तो आपके पास जो क्लास है ना, ये 12th ABCD, D वाला ऊपर आएगा, फिर C वाला, फिर B वाला, फिर A वाला, लेकिन जो नाम है आपके पास वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेंगे। जैसे अगर आप B वाला देखें तो पहले भव्या का ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो है वो नेस्टेड यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार आपके पास ऑर्डर बाय के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो आपको इस तरीके से कई बार उसका आउटपुट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। खैर, इसी तरीके से जैसे अभी हम लोग यहाँ ऑर्डर बाय देख रहे थे, आप मल्टीपल ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक सम भी बताया था। तो अगर आपको ये लगता है कि हम यहाँ से कुछ डेटा देखना चाहते हैं, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो हमको सीरियल नंबर वाइज दिख रहा था, हमने 12 यहाँ पर जो है एंट्री करी है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट, फिर आप क्या लिखेंगे, काउंट, ठीक है। और काउंट में आप यहाँ जाकर लिख सकते हैं अमाउंट। तो आप अमाउंट या कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं, उसके हिसाब से जो टोटल आपके पास एंट्रीज हैं वो काउंट करके आपको दिखा देगा। तो कितने दिखा रहा है, 12, ठीक है, 12 है। अब इसमें क्या है, एक केवल काउंट में ही एक इशू है। क्या इशू है मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे मैं इसको काउंट को खैर आपको एक बार वापस बताता हूँ, पहले अपन दूसरे देख लेते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे जाके लिख रहा था अमाउंट के साथ में, एक तो लिखा था मैंने सम, ये क्या करेगा, टोटल कितना आपके पास आया है इन सभी का सम करके दिखा देगा। ऐसे ही आपके पास एक और होता है फंक्शन जिसका नाम होता है मैक्स। अब देखिए सभी के अंदर अपन ने अमाउंट 1500 ही रखा है, लेकिन अगर ये वैल्यूज कुछ और ऊपर नीचे होती तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती वो आपको दिखाता। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1500 ही है। ऐसे ही आपके पास एक और है, दैट इज मिन। एक मिन नाम का फंक्शन होता है, वो आपको मिनिमम बताता है, ठीक है। तो इसमें अपन ने एक ही वैल्यू रखी, इसलिए मिनिमम में भी आपको 1500 ही मिल रहा है, वरना 1200, 1000 जो भी होता वो आपको दिखा देता। ऐसे ही आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है AVG। ये क्या करेगा, एवरेज निकाल के बताएगा। एवरेज कितना है, तो 1500 रुपए ही अपना एक एवरेज भी था, क्योंकि जब सबको टोटल करके डिवाइड करेंगे तो वही आपके पास आएगी, क्योंकि सभी का 1500 ही है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक और फंक्शन होता है, दैट इज अपने पास कौन सा है, काउंट। काउंट में आप लिखेंगे तो 12 आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक तो होता है आपके पास काउंट और एक होता है काउंट स्टार। आप एक बार इसको देखें, इन सभी के अंदर वैल्यू है। अगर इसके अंदर एक वैल्यू नहीं हो, मतलब एम्प्टी है, मान के चलता हूँ भव्या नाम की एक स्टूडेंट है, उसने बोला है मैं जाऊंगी लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, तो टोटल में तो आपके पास आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर नल होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, एक बार अपडेट कर देते हैं, ठीक है। मैं अपडेट कर रहा हूँ, मतलब एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ भव्या को। भव्या जो है आप एक बार देखें तो भव्या का रोल नंबर या सीरियल नंबर क्या है, 9, और उसका अमाउंट 1500 लिखा है, जो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, नल कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा, अपडेट, कौन सी टेबल है, टूर। अब टेबल नाम है, टेबल का नाम क्या है, टूर है, तो अपडेट टूर। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, सेट। क्या करना है सेट में आपको, तो जो आपका अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट की वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, नल, मतलब एम्प्टी हो जाएगी। किसको करना है, वेयर SNO इक्वल्स टू 9। तो जिसका सीरियल नंबर 9 है वो क्या हो जाएगा आपके पास, उसका अमाउंट आपके पास हो जाएगा यहाँ पर नल। अपन एक काम करते हैं, वापस देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टूर। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, एम्प्टी हो चुका है। अब वही फंक्शन मैं फिर से यूज करता हूँ जो अभी हम लोग देख रहे थे। हमने लिखा है सेलेक्ट काउंट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, अमाउंट। तो वो स्टूडेंट जिनका अमाउंट आ चुका है, या जिसकी अगर अपन बात करें जिसकी वैल्यूज हैं कुछ भी आपके पास, तो वो कितने हैं, 11। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाके ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है, भले उसका अमाउंट आया है या नहीं, तो स्टार लगाएंगे। स्टार का मतलब है ऑल, ठीक है। तो टोटल अपने पास स्टूडेंट्स कितने हैं, काउंट करके देखें, वो है 12। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अमाउंट किस किस का अपने पास कितने लोगों का आ गया है, तो ये आपको दिखाएगा 11, क्योंकि एक क्या है आपके पास यहाँ पर, एम्प्टी है, नल है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जैसे अपडेट करके यहाँ पर हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस देख रहे थे दोस्तों। एग्रीगेट फंक्शंस के बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक और चीज जिसका नाम है ग्रुप, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था कि 12th B के जो बच्चे हैं उनका टोटल कितना रुपया आया है। तो इसके लिए हम ये क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट, फिर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि क्लास, ठीक है। और फिर आप क्या लिख देंगे, सम ऑफ आपके पास है अमाउंट, ठीक है।
तो क्लास अपन ले रहे हैं और सम ऑफ अमाउंट ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? टेबल का नाम फ्रॉम, और आप यहाँ पर क्या बता देंगे? आपकी टेबल का जो भी नाम है, जैसे कि टूर आप बता देते हैं। ये क्या करेगा दोस्तों? आपके पास जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ला करके आपको डिस्प्ले कर देगा। एक तो क्लास बता देगा और सम दिखा देगा। अब इसमें मैं क्या चाह रहा था, वैसे तो नॉर्मली सम से वो डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन मैं ये चाह रहा था क्लास भी आए, और साथ साथ में हम वो डेटा देखना चाह रहे हैं जिसकी क्लास क्या है, वेयर क्लास इक्वल्स टू, यहाँ जाके लिख देता हूँ 12th बी। ठीक है, तो जो 12th बी के बच्चे हैं उनका मुझे सम देखना है। यहाँ कुछ इशू हुआ है, वापस हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट सम फ्रॉम टूर, ठीक है, वेयर क्लास इक्वल्स टू, और फिर हम लोग देख देते हैं यहाँ पे जो भी 12th बी थी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सम है वो यहाँ डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कितने बच्चे थे हमारे पास यहाँ पर। तो आप देखेंगे टोटल जो बच्चे थे वो, उनमें से 6000 रुपए हमारे पास अभी तक आ चुके हैं, और एक अपना नल का ही था। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो मैं ये देखना चाह रहा था कि 12th सी से कितने रुपए आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, ऐसे ही मैं ये देखना चाह रहा था 12th ए से कितने रुपए आ रहे हैं। मैं देखना चाह रहा था कि 12th डी से कितने रुपए अपने पास आएंगे। तो ये देखिए, ये आपके पास है। अलग अलग क्लास से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं तो ऐसे आपको बार बार वेयर क्लॉज लगा करके डेटा देखना पड़ता है। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है, उसका नाम है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करेगा, वो सारा डेटा आपको एक साथ दिखा देगा। बस आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, टूर तक तो सेम है, सेलेक्ट, और आप साथ साथ में अब इसमें क्लास भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप लिख देंगे सेलेक्ट क्लास, एक तो क्लास दिखा देगा, फिर सम दिखा देगा फ्रॉम टूर, और साथ में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है आपको? क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये इस तरीके से, यानी कि आपने लिख दिया है यहाँ पर सेलेक्ट, उसके बाद है क्लास, क्लास के बाद में क्या कर देता हूँ, बस एक सिंपल सा कॉमा लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर देगा 12th बी से इतना रुपया आ गया, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। ऐसे ही अगर आप सम की जगह जाकर के क्या लिख देंगे यहाँ पर, काउंट। ठीक है, मैं जाके लिख देता हूँ काउंट, तो ये बता देगा किस क्लास से कितने बच्चे जा रहे हैं, ये भी आपको डिस्प्ले कर देगा। तो फंक्शन से आपके ऊपर है, आप कैसे यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाय क्या होता है। आप अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं। 12th बी के कितने बच्चे जा रहे हैं, या फिर 9th ए के कितने जा रहे हैं, या 10th सी के कितने जा रहे हैं। आपके पास जितना बड़ा डेटा होगा दोस्तों, इतना ही आसान आपके पास हो जाता है यहाँ पर काम करना। तो अगर 2-4 डेटा होता, मतलब मैं अगर यहाँ 12 डेटा नहीं डालता, 12 डेटा मतलब रो अगर इंसर्ट नहीं करता, तो शायद 2-3 करता, तो आपको शायद समझ में नहीं आ पाता। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा डेटा ज्यादा डाला है, जिससे कि आप आसानी से इसको देख पा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे हमने क्या करा है, यहाँ पर एक ग्रुप बाय लगाया है। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन सी क्लासेस हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक हैविंग क्लॉज भी लगा सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रुप बाय आ गया था क्लास, इसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, जाके लिख देता हूँ हैविंग। ठीक है, हैविंग में आप क्या करेंगे, कंडीशंस लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, काउंट ऑफ जो भी आपके पास है अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट के हिसाब से काउंट करके ये बताएगा हैविंग काउंट ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि ये जो आपको बता रहा है हैविंग, ये जो काउंट कर रहा है अमाउंट में से कम 2 या 2 से अगर कोई ज्यादा बच्चे हैं तो आप मुझे बताएं। ये देखिए, ये 12th डी वाली क्लास को नहीं बता रहा है। ऐसे अगर मैं इसको केवल लिखता कि ग्रेटर देन 2, ठीक है, केवल ग्रेटर देन 2 लिखता, तो ये 12th ए वाला भी मुझे नहीं बता रहा है, क्योंकि 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा और बराबर वाले, ये मैंने कंडीशन बताई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ बताया ग्रेटर देन 2। इसी टाइप से आप इक्वल या ऐसे और दूसरे ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम में मैं आपसे कह सकता हूं, एनुअल एग्जाम में भी, प्री बोर्ड में भी, आपके स्कूल के दूसरे एग्जाम में भी आपके पास 101% दोस्तों ये एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। मैं हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस को देखता हूं। और कई बार क्या होता है, जब हम लोग दोस्तों कॉपीज चेक करने जाते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कई बार क्या है कि हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय से पहले लिख दिया, या यहाँ पर वो वेयर क्लॉज लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे कई बार इश्यूज आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से समझें। मैंने लिखा क्या है, सेलेक्ट करना है कौन कौन से कॉलम, एक तो करना है क्लास, और दूसरा क्या करना है, काउंट ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट के बेस पर क्या करेगा, काउंट कर लेगा। अपने पास 2 चीजें दिखा रहा है, एक है आपके पास क्लास और काउंट कर रहा है अमाउंट के अकॉर्डिंग। कौन सी टेबल से, फ्रॉम टू। अब इसमें भी क्या है, ग्रुप बना रहे हैं अपन, तो ये आपके पास ग्रुप बाय क्लास आ गया। जैसे ये 12th बी के बच्चे, 12th सी के बच्चे, ऐसे ग्रुप बना करके। और उसमें भी क्या लिख दिया अपन ने, हैविंग। हैविंग में क्या लिखा है, काउंट ऑफ अमाउंट, मतलब जो आपके पास 2, 1, 4 जो भी हैं,
वो दिखाने हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको दिख जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें 2 से कम बच्चे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे 12th डी वाले जो है उसमें से केवल एक ही बच्चा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस आखिर होते क्या है? दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस को लेकर के। ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय के साथ में भी, और साथ साथ में हम हैविंग क्लॉज को भी यूज करते हुए इनको यूज करते हैं, और बेसिकली आप सिंपल भी इनका यूज कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस आखिर है क्या? एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, क्योंकि इसमें 5 टाइप के फंक्शंस हैं। एक आपके पास है सम, एक आपके पास है एवीजी जो कि एवरेज देता है, एक आपके पास होता है दोस्तों काउंट, इसके साथ साथ आपके पास है मैक्स और आपके पास है मिन। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज में आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये कैलकुलेशंस में यूज होता है सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास अगर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड है, मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की सैलरी या कह सकते हैं फीस या एम्प्लॉइज की सैलरी है। सपोज दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है 7,000, किसी की सैलरी है 5,000, किसी की है सपोज 6,000, किसी की है सपोज 2,800, या कुछ भी आप इसकी वैल्यू मान सकते हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल मान रहा हूँ, ऐसी है 5,500 और 2,500। अब मैं इन सभी का अगर सम करना चाहता हूं, मतलब ये हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉलम्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि इन सभी के ऊपर ये जो वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज, इन सभी का मुझे करना है सम। तो मैं फंक्शन क्या यूज कर लूंगा? सम। या फिर इन सभी का एवरेज देखना है तो एवीजी। इन सभी के ऊपर मुझे काउंट करना है कि टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, काउंट। मैक्स करना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये रही। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये रही। तो ये सब फंक्शंस जो है, जो भी आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इन सभी को अगर अपन बात करें तो ये सब काम करते हैं मल्टीपल रो पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दीज फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड विद ग्रुप बाय। वैसे तो आप अलग से भी कर सकते हो, इंडिविजुअल यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली आप इसको यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के साथ टू ग्रुप द रिजल्ट सेट, और या कह सकते हैं बाय वन और मोर कॉलम्स। आप एक या एक से ज्यादा कॉलम पे ग्रुप बना करके उनके ऊपर भी आप ये न्यूमेरिक फंक्शंस, यानी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन वाले जो फंक्शंस है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन फंक्शंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता रखा है 5 फंक्शंस हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं काउंट को लेकर के। काउंट फंक्शंस को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक जिसके अंदर आप काउंट फंक्शन में पास कर सकते हैं स्टार, और दूसरा जिसमें आप पास कर सकते हैं कोई भी कॉलम का नाम। अगर आप कॉलम का नाम लिखते हैं, और दोस्तों यहाँ अगर आप स्टार नहीं लगाते हैं, स्टार का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे आप सेलेक्ट क्वेरी लिखते हो तो हम क्या लिखते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। अगर आपके पास बाय द वे कोई ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यूज में आपने नल स्टोर कर रखा है, ब्लैंक कर रखा है, तो उस वाले पर्टिकुलर रिकॉर्ड को काउंट करना है या नहीं। अगर आप स्टार लिखेंगे तो उसको काउंट करेगा, और स्टार नहीं लिखेंगे तो दोस्तों वहां पर वो क्या करेगा, आप जो भी कॉलम का नाम बताओगे उसमें वो ब्लैंक वाले को, यानी कि नल वाले को छोड़ देगा, काउंट नहीं करेगा, ठीक है। खैर, हम इसको आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं काउंट करता क्या है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ये बता, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सेलेक्ट, फिर आप लिखते हैं काउंट। काउंट में लिखा है स्टार, सेलेक्ट, फिर लिखा है काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में नंबर ऑफ आपके पास में रिकॉर्ड्स जो हैं वो कितने हैं वो आपको दिखाएगा। तो इसमें आपके पास थे 5 रिकॉर्ड, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, जिसमें मैं आपको यही बता रहा था कि इसमें 5 एम्प्लॉय की वैल्यू हम इंसर्ट कर चुके हैं। ऐसे ही अगर आपको लगता है काउंट जो आप डिस्प्ले करवा रहे हैं वहां पर अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है, जैसे अभी आपके पास लिखा आएगा यहाँ पर काउंट ऑफ स्टार, ठीक है, और इसके नीचे आपके पास लिखा आ रहा था 5। अगर आप चाहते हैं काउंट ऑफ स्टार की जगह क्या लिखा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार एज नम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, या इसकी जगह आप जो लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस जगह पर आपको जो डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज में
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो आपको दिखा रहा है 5 रिकॉर्ड है। अगर आप इसको देखें तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। काउंट में आप कॉलम का नाम भी बता सकते हैं और काउंट में आप स्टार भी बता सकते हैं। अगर आप यहाँ कॉलम का नाम बताते हैं तो ये क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सैलरी है जिसकी सैलरी मैंने अगर यहाँ नहीं लिखी है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 5000, ठीक है, या जो भी 50,000 65,000 मैंने ऐसे ही कुछ मेंशन कर दिया है। यहाँ पर मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ सपोज 90,000 और यहाँ कर देता हूँ यहाँ सपोज 75,000 समथिंग कुछ भी वैल्यू। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट काउंट सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, हो सकता है उनके जो नाम है वो सब अपन ने मेंशन करे। सपोज किसी का नाम था एक्स, किसी का नाम था वाई, किसी का नाम था जेड, किसी का नाम था ए, किसी का नाम था बी। तो वैसे तो इसमें 5 रिकॉर्ड है, लेकिन जब आप लिखते हैं काउंट सैलरी, काउंट कर रहे हैं किस पे, सैलरी पे, तो ये क्या करेगा, जो नॉन नल वैल्यू है उनको काउंट करके बताएगा। तो ये तो हो गया नल क्योंकि एम्प्टी है, तो 1 2 3 4 ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है, 4 रिटर्न करने वाले। तो काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड कॉलम्स इफ द कॉलम कंटेन नल। नल का मतलब होता है एम्प्टी या ब्लैंक, ठीक है, तो जो भी उसमें अगर नल वैल्यूज है, दोज रिकॉर्ड्स या दोज रोज आर नॉट काउंटेड। तो वैसे तो 5 रिकॉर्ड है, लेकिन ये आपको कितने दिखाएगा, 4 ही दिखाएगा, क्योंकि आपने उस कॉलम में कितनी वैल्यूज है वो आपने पूछा है। एम्प्टी वाला जो है उसको छोड़ देगा। लेकिन अगर दोस्तों आपने लिखा है काउंट स्टार, स्टार में क्या है कि वो 1 2 3 4 5 ऐसे कह दो, या जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं 5 ऐसे करके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो आपको काउंट करके दिखा रहा है। काउंट्स ऑल रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है उस टेबल में वो आपको दिखा रहा है। काउंट्स ऑल रोज इन द रिजल्ट सेट इंक्लूडिंग रोज विथ नल वैल्यू इन एनी कॉलम, इट डजंट मैटर। किसी भी कॉलम में अगर कोई भी नल है कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ रोज कितनी है उस टेबल में वो आपको दिखाएगा अगर आप लिखते हैं काउंट स्टार। जनरली अपन यही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये जो आपके पास में पर्टिकुलर कॉलम है इसमें अगर आपको नल वाले को काउंट नहीं करना है तो फिर तो आपको उसमें कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, और अगर सभी को करना है तो आप सिंपल काउंट स्टार लिख सकते हैं। तो यही था आपके पास सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये आपको देने वाला है 5 और ये आपको देता है 4। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्योंकि एक आपने नल छोड़ रखा है। इसी तरीके से जैसे आप काउंट देख रहे थे, नेक्स्ट क्या आपके पास है वो है सम। सम क्या करता है दोस्तों, ये करता है टोटल। जो भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनके ऊपर आपके पास में टोटल करके आपको देगा। तो जो आपके पास सैलरी है, ठीक है, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी। तो ये जो भी आपके पास सैलरी थी अपन जो एज्यूम कर दे जो भी वैल्यू, इन सभी का टोटल कितना है, इनका सम कितना है वो आपको दिखाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वहां पर जो कॉलम के हेडर में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी एज टोटल अंडरस्कोर सैलरी। तो टोटल अंडरस्कोर सैलरी आपके पास होगी और उसमें आप जो भी आपकी वैल्यूज हैं लाइक 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी है वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, एवीजी। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर मैसेज के साथ भी ले सकते हैं। सेलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम। तो उससे क्या होगा, जो एवरेज सैलरी है वो आपको डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से अगर आप मैक्स लेना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, मैक्स ऑफ सैलरी, हाईएस्ट सैलरी। और मिन के अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं तो मिन सैलरी, जिसमें कि लोएस्ट सैलरी आपको डिस्प्ले कर देगा। अब ये तो थे केवल 5 फंक्शंस। अब इन 5 फंक्शंस को आप ग्रुप बाय के साथ में भी यूज कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज के साथ में भी यूज कर सकते हैं। अभी अपन ने बिल्कुल सिंपल टर्म में देखा, जैसी अपनी टेबल है उसके ऊपर अपन ने इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया है। साथ साथ में अगर अपन वही वापस प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर अपन बात करें तो अपन देख सकते हैं एज्यूम यू हैव अ टेबल एम्प्लॉयज, जो हम अभी तक देख ही रहे हैं, ये एक टेबल है आपके पास। और इस टेबल पे अगर आप फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल एंड एवरेज दोनों अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, साथ साथ में आप यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप दिखाना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है, ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ही दिखाना है। उसमें आपको क्या करना है, देखो क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज सैलरी, तो आपको क्या क्या दिखा रहा है, ये टोटल भी दिखा रहा है और एवरेज भी दिखा रहा है, लेकिन साथ में क्या उसका टोटल भी,
ठीक है, और एवरेज भी आपको दिखा रहा है डिपार्टमेंट के साथ। तो आपके पास 3 डिपार्टमेंट, एक है आपके पास एचआर, एक है आपके पास आईटी, एक है आपके पास सेल्स। अब सेल्स में आपने देखा होगा 2 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 5 लोग आपके पास है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में आप देख रहे थे। ये इसमें अगर 4 रिकॉर्ड है आपके पास में, तो 4 रिकॉर्ड पे आप देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे थे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये रहा, और सम ऑफ सैलरी, ये आ गया आपके पास सम ऑफ सैलरी। लेकिन अपन आगे अभी देखेंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप बना के। तो टोटल जो आपके पास है टोटल सैलरी, ये आपने जो लिखा है वो लिखा है सम ऑफ सैलरी को एज टोटल सैलरी, यानी यहाँ पर सम ऑफ सैलरी की जगह क्या लिखा आ गया, टोटल सैलरी। वैसे ही अगर आप लिखते हैं एवीजी ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी, तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, एवरेज सैलरी, ठीक है। कौन सी टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। अब देखिए होगा क्या आपके पास, क्योंकि टोटल आप सैलरी कर रहे हैं, तो मैं सैलरी कर रहा हूं यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से, एचआर के जितने भी लोग हैं, आईटी के जितने भी लोग हैं, सेल्स के जितने भी लोग हैं, इन सभी की टोटल या इन सभी का एवरेज क्या है वो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते, अगर आप डिपार्टमेंट नहीं लगाते, तो टोटल जो भी आपकी सैलरी है वो फिर आपके सामने डिस्प्ले करता। तो हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो साथ में क्या लिख दिया आपने, ग्रुप बाय। ध्यान रखें दोस्तों, ग्रुप बाय का मतलब होता है कि अगर आपके पास में, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपकी क्लास में ना सपोज कोई फेस्टिवल होने वाला है, उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स अपना पैसा इकट्ठा करें, सपोज टूर के लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए भी, लाइक चैरिटी वगैरह कुछ भी। तो मुझे ये देखना है कि टोटल आपके पास जो अमाउंट आया है वो आप डिस्प्ले करें क्लास के हिसाब से। क्लास 10 से कितना रुपया आया है, क्लास 12 से कितना आया है, क्लास 11 से, क्लास 9 से, क्लास 8 से, टोटल आपके पास अमाउंट कितना आया है, ओवरऑल नहीं कह रहा मैं, ठीक है। ग्रुप बाय बना बना के कह रहा हूँ, 10 से कितना आया, 12 से कितना आया, 11 से कितना आया, 9 से। तो क्लास के हिसाब से आपने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया है। तो ग्रुप बाय क्या करता है, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, हम डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप बना रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास सेल्स के 2 3 5 10 लोग थे, उन सभी का आपके पास टोटल और उन सभी का आपके पास जो एवरेज है वो आपके पास क्या है, ये अपन ने लिया है यहां से। तो ग्रुप बाय वैसे हम अभी आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ बात करने वाले हैं ग्रुप बाय को लेकर के कि आखिर ग्रुप बाय होता क्या है। ग्रुप बाय जो क्लॉज है, ठीक है, ये किसके लिए काम आता है, उन रोज का ग्रुप बनाने के लिए। जैसे आपको मैं फिर से वही एग्जांपल लेकर के बता देता हूं कि सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्लास और साथ में लिख देता हूं यहाँ पर सपोज की कुछ अमाउंट है, ठीक है, AMM कर देता हूं, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी अमाउंट है। तो यहाँ पर है क्लास 9 का सपोज 800, यहाँ पर 9 का 700, यहाँ पर 10 का है सपोज 500 या 5000 लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्लास 9 है सपोज 300 और या 3000 जो भी है, फिर वापस मैं लिख देता हूँ क्लास 10 सपोज कि 5500, ऐसे ही कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 9 जो है उसका अमाउंट कितना है, तो मुझे ये और ये लेना पड़ेगा, 10th के लिए ये और ये वाला लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बेसिकली ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, द ग्रुप बाय क्लॉज इन MySQL इज यूज्ड टू ग्रुप रिकॉर्ड्स दैट हैव द सेम वैल्यू, लाइक 9th 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 9 या 10 10 के लेने या 11 के लेने हैं इन स्पेसिफाइड कॉलम इनटू एग्रीगेट डेटा। तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेटा कौन सा होगा, जैसे आपकी क्लास थी। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, तो हमने ले लिया है सपोज की डिपार्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद कह सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो जनरली आप ग्रुप बाय को जो यूज करते हैं वो किसके साथ यूज करते हैं, अपने एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, जैसे कि काउंट है, सम है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है, इन सब पे आप यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ईच ग्रुप ऑफ रोज। तो ये देखेंगे ग्रुप बाय किस पे काम करता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, ठीक है। लाइक सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो लिखा है सेलेक्ट, उसके बाद है कॉलम 1 और उसके बाद जो भी आपका एग्रीगेट फंक्शंस, फिर आपके पास जो भी आप इसके अंदर कॉलम बताना चाह रहे हैं आप बता सकते हैं। ऐसे ही फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशंस लगा सकते हैं, ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे। एक चीज आप और देखेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पर एक चीज और यूज करें, दैट इज वेयर। आप वेयर के साथ में भी ग्रुप बाय लगा सकते हैं या फिर आप यूज करते हैं हैविंग, ठीक है। तो हैविंग आगे हम लोग देखते हैं। ग्रुप बाय का एक एग्जांपल देखें तो ग्रुप बाय जो है वो सिंगल कॉलम पर भी ले सकते हो, मल्टीपल कॉलम पर भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर अगर देखूं तो मैं सेल्स के ऊपर भी लगाना चाह रहा हूँ ग्रुप बाय। मैं सपोज चाहता हूँ
इसका और इसकी जो सैलरी है उन सभी का सम आ जाए। ऐसे ही एचआर में एक है तो यही आएगा, आईटी में एक है तो यही आएगा आपके पास। हो सकता है आप एक से ज्यादा पे भी लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सपोज यू हैव द एम्प्लॉय टेबल, आपने देख ही लिया है। इस पे मैं जो क्वेरी लगा रहा हूं वो है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, एचआर में कितने हैं, आईटी में कितने हैं, सेल्स में कितने हैं, काउंट फंक्शन। तो क्या लिखते हैं आप, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आ गया, काउंट स्टार एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रुप बाय बाद में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के नाम के बाद जाकर के आपको क्या लिखना होता है, ग्रुप बाय क्लॉज। ये ध्यान रखिएगा आप। कई बार क्या होता है, हम लोग जब कॉपीज चेक करते हैं बोर्ड की, तो उसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप बाय पहले लिख देते हैं, लिखा आएगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट, या आपने पहले ग्रुप बाय कर दिया बाद में फ्रॉम करें तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ध्यान रखें, आप सिंपल सी उस टेबल को आप पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, देन बाद में आप उसमें क्या लगाएंगे, ग्रुप बाय जो भी। आउटपुट आपके सामने आ चुका है। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स पे लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, विद द सेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के हिसाब से काउंट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा होता एम्प्लॉय जिसका एक जैसा नाम होता, ठीक है, तो नाम के हिसाब से या आपके पास में लास्ट नेम के हिसाब से अगर आपको करना होता तो कैसे करते, तो आप लिखते सेलेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया, फिर आप लिखते काउंट स्टार, यानी कि जितने भी आपके पास 1 2 जो भी है, एज जो भी आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने काउंट में क्या लिख दिया है, नेम काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से करना है ग्रुप बाय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो पहले आप फर्स्ट नेम के हिसाब से, देन आप लास्ट नेम के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, और जो भी आपके पास आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का दोनों का ग्रुप बना के, फिर आपके पास जो भी आपके पास वैल्यूज है वो आप ले सकते हो। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि सपोज मैं बात करता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके नाम है सपोज विनय, 2 3 विनय है अपने पास, उसमें से 2 लोग हैं वो जोधपुर के हैं, एक जयपुर का है। तो विनय और साथ में मैं देखना चाहता हूं जो सिटी जिसकी जोधपुर हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक ये कंडीशन अगर आप देखें, विनय जोधपुर 2, उसी तरीके से आप कह सकते हैं शायद विनय जो भी आपके पास होगा वो अगर जयपुर से है तो वो 1 है, और ऐसे अगर आप मल्टीपल कंडीशंस अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो कौन कौन से कॉलम्स के ऊपर आप यहाँ पर अपना ग्रुप बाय लगाना चाहते हैं। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस को आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा हमने अभी देखा भी था। तो ग्रुप बाय क्लॉज यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस है। इसमें हम लोग लिख रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी आपको लेनी है और साथ में एवरेज सैलरी भी आपको लेनी है बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, वही लिखना है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, और उसके बाद क्या है, सम ऑफ सैलरी जिसका जो भी नाम लिख दो, एवरेज सैलरी जिसका जो भी नाम लिख दो, फ्रॉम टेबल का नाम, ग्रुप बाय क्या लिखना है आपको, डिपार्टमेंट। तो एचआर के जो आपने सेल्स के देखे थे 2 लोग थे, वो आपके सामने यहाँ उसका टोटल करके दिखा रहा है, उसकी टोटल भी हो गई और उसका एवरेज भी आपके पास आ गया। तो आप एग्रीगेट फंक्शंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें तो काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, इसके लिए क्या लिखते हैं आप, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज जो भी आप लिखना चाहें फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो जैसे आपने अभी इस पीछे वाले में देखा था, इसमें क्या थे, आपके पास सैलरी का टोटल आ रहा था, लेकिन अभी आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो जैसे आपने पहले भी देखा था, अभी 1 1 2 जो भी आपके पास थे, सेल्स के 2 थे, बाकी 1 1 था। कैलकुलेट द टोटल सैलरी बाय डिपार्टमेंट, तो टोटल सैलरी कितनी है डिपार्टमेंट के हिसाब से, ये देखना चाहते हो ये भी देख सकते हो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जैसे आपने इस पीछे वाले में देखा है, टोटल सैलरी एवरेज दोनों लिया था आपने, क्या क्या लिखा था, सम भी है एवरेज भी है उस टेबल में। इस वाले में अपन क्या लिख रहे हैं, केवल आप यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल सैलरी। और फाइंड द एवरेज सैलरी अगर आप लेना चाहते हैं तो सब कुछ वही है, बस हमने एवीजी लिख दिया, यानी इसमें आपने टोटल सैलरी यानी जो भी आपके पास थी, ठीक है, सम और एवरेज लिखा, और पीछे वाले में हमने अलग अलग लिखा था या एक साथ ही लिख दिया था, आगे वाले में आपने सेपरेट करके देखा है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं हाईएस्ट सैलरी कितनी आई है, तो आप क्या लिख देंगे, मैक्सिमम सैलरी जो भी है, मैक्स के अंदर सैलरी, और साथ में ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के साथ देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा सैलरी किसकी बन रही है। इसी तरीके से अगर आप लोएस्ट सैलरी देखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, मिनिमम सैलरी। बाकी सब कुछ सेम वैसा ही चल रहा है। पांचों आप जो फंक्शंस देख रहे थे लाइक मिन, मैक्स, काउंट या एवीजी और सम, वो सब आप यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस में भी ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर हम बात करें तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हैविंग क्लॉज को लेकर के। हैविंग, हैविंग का मतलब है जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, जैसे कई बार आपने वेयर क्लॉज भी यूज किया है, थोड़ा थोड़ा दोनों एक जैसा लगता है लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तो ये कि वेयर क्लॉज के साथ में आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज नहीं कर सकते, जबकि आप यहाँ पर ग्रुप बाय के साथ में यूज कर सकते हैं हैविंग क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शंस में आप यूज कर सकते हैं। और भी डिफरेंस है देखते हैं। तो इन माई एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज दैट have the same values in the specified column into summary row, like find the total summary by department। डिपार्टमेंट जो भी है, ठीक है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसकी टोटल सैलरी क्या है, अगर आप ये पता करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ग्रुप बाय को यूज कर रहे हो। अब हैविंग में क्या है, जिसमें कंडीशंस है, जैसे मैंने ये बोला कि जो आपके पास में एम्प्लॉइज थे, ठीक है, जैसे मैंने कहा था 1 1 2, हो सकता है किसी में 5 है, किसी के अंदर अपने पास 7 है, ऐसे कोई भी कितने भी एम्प्लॉइज अपने पास हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर डेटा वो देखना है जो जिनका मतलब डिपार्टमेंट के अंदर भी, ठीक है, जिनका टोटल जो है वो 3 से ज्यादा है, वो मुझे दिखाए। तो हैविंग आपके पास कंडीशंस आ जाएंगी, लाइक वेयर कंडीशंस आप जो यूज करते थे वैसा ही है, लेकिन वेयर में आप जो है वो ग्रुप बाय को, या अपन कह सकते हैं, यूज नहीं कर पा रहे थे। एग्रीगेट फंक्शंस, बेसिकली क्या कहूंगा, एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ कर पाएंगे। खैर, तो क्या है, द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप बेस्ड ऑन अ कंडीशन। आप इसमें क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ अ ग्रुप बाय ऑपरेशंस। तो आप जब ग्रुप बाय लगाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, तो आप साथ में क्या यूज कर सकते हैं, हैविंग। हैविंग में आप कंडीशंस बता सकते हैं, वैसे ही जैसे वेयर में भी आप बताते थे। ठीक है, द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर, where clause that place condition on individual row while where condition cannot include aggregate functions। तो जो आपके पास where conditions है या where clause है, उसमें आप aggregate functions को यूज नहीं कर सकते। having conditions can do so। having में आप यूज कर सकते हैं aggregate functions भी, आगे अपन देखेंगे भी अभी। ऐसे ही the group by clause groups rows that have the same value in specified column into summary row। For example, you might use group by to find the total salary for each department। The having clause is used to filter records after they have been grouped। ठीक है, ये लाइन देखिए क्या लिखा है, the having clause is used to filter records after they have been grouped। इसका मतलब है कि पहले तो आप क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैविंग क्लॉज। कई बार क्या होता है, हम हैविंग पहले लगा देते, तो ग्रुप बाय पहले आएगा, हैविंग बाद में आएगा। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। सिमिलर टू द वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर क्लॉज की तरह ही है, बट द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर इंडिविजुअल रोज बिफोर एनी ग्रुपिंग इज डन। तो वेयर क्या लगाते हैं, आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो कि सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम जो भी आपके टेबल का नाम है, जैसे कि एम्प्लॉय में इतना ही लिख देता हूं, और साथ में आप क्या लगा देते हैं, वेयर आईडी इक्वल्स टू 5, या आप लिख सकते हैं वेयर सैलरी जो है आपके पास इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज की 50,000 5,000 जो भी है। तो इसमें क्या है कि आप एक एक रिकॉर्ड के ऊपर जा करके काम कर रहे हो। ये वाली 5,000 से ज्यादा है, या जो भी आपने लिखा है 5,000 से ज्यादा है, वो दिखा दो। ये 5,000 ज्यादा नहीं है, इसको हटा दो। ये फिर 5,000 या उससे ज्यादा है, इसको आप दिखा दो। तो एक एक रिकॉर्ड के ऊपर काम कर रहा है कौन, वो है आपके पास में वेयर। जबकि हैविंग क्या काम कर रहा है, ग्रुप बन जाने के बाद में कंप्लीट जो आपके पास ग्रुप का रिजल्ट आया है उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है, whereas having, ठीक है, is used to filter grouped after the grouping is done। अगर ग्रुप बन गया है उसके बाद अगर आप देखें तो आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। तो यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं कि हैविंग विद ग्रुप बाय में देखेंगे तो हम कह सकते हैं फाइंड डिपार्टमेंट विद टोटल सैलरी ग्रेटर देन, जो भी आपके पास है 1 लाख से ज्यादा जिसकी सैलरी है, डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी वो आप दिखाएं। तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या दिखा दिया, ये टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट।
ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, सारे दिखा दिए थे। जैसे सेल्स का था आपके पास एचआर का था, आपके पास आईटी डिपार्टमेंट था, इन सभी की सैलरी आ गई। मैं मान के चलता हूं कि सेल्स की जो सैलरी थी वो आपके पास दोनों मिलाकर के आपके पास थी 1,15,000। ठीक है, ऐसे ही एचआर की थी शायद शायद मैं मान लेता हूँ 95,000 रुपीज मान लेता हूँ, और आईटी वाले की थी आपके पास सपोज की 88,000 में ऐसे ही मान लेता हूँ। तो हमने क्या बोला है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बताओ वो वाला जिसकी सम यानी कि उनके सब मिलाकर के जो ग्रुप बनाने के बाद सम सैलरी जो आपको डिस्प्ले करनी है फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के हिसाब से आप ग्रुप बनाओ, जो भी है एक या दो, जो भी आपके पास, इसमें दो थे, एक था, एक यहाँ पर एम्प्लॉय था, हैविंग टोटल सैलरी। तो इनकी जो टोटल सैलरी बनी थी ये वाली थी। ठीक है, जो भी इनकी सैलरी थी, हैविंग टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन, जो भी आपके पास है टोटल सैलरी, वो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि 1,00,000 से ज्यादा है वो डिस्प्ले करे, तो ये डिस्प्ले कर देगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कंडीशंस मैच नहीं हो रही। हैविंग टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 1,00,000 रुपीज, तो अगर 1,00,000 से ज्यादा है तो दिखाओ, अदरवाइज नहीं दिखाना है आपको। तो ये आपको थोड़ा सा हैविंग क्लॉज और समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं, एवरेज सैलरी आपको डिस्प्ले करनी है बाय डिपार्टमेंट एंड फिल्टर डिपार्टमेंट विद एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, ये रहा आईटी और सेल्स जो भी आपके पास थे, एक साथ में एचआर भी था, बट वो डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन मैच नहीं कर रही एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी जो है आपके पास में वो आपको डिस्प्ले करना है, जिसको लिखा है आपने एवरेज अंडरस्कोर सैलरी, एम्प्लॉय टेबल में से ग्रुप बाय कर रहे हो डिपार्टमेंट में। कंडीशंस क्या है आप ये जरूर देखिए, क्या है, हैविंग एवरेज सैलरी जो है वो 60,000 से ज्यादा है तो आपको दिखानी है। तो जो आपके पास आईटी वाला है वो दिखा रहा है, सेल्स वाला है वो दिखा रहा है, बट आपके पास में जो नहीं दिखा रहा वो है एचआर। तो एचआर का एवरेज जो है वो 60,000 नहीं है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। ऐसे ही दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि फाइंड डिपार्टमेंट विद मोर देन वन एम्प्लॉय, जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय। तो हमको पता है सेल्स में हमने 2 रखे हुए हैं, वही डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 1। तो क्या लिखा है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार। काउंट स्टार क्योंकि अगर नल भी है तो भी दिखाएगा काउंट करके एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा है आपने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के हिसाब से आप ग्रुप बनाए, और जिसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक से ज्यादा है, लाइक 2 3 4 5 जो भी, वो फिर आपको यहाँ डिस्प्ले कराएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो है फाइंड डिपार्टमेंट वेयर टोटल सैलरी जो है वो 1,20,000 से ज्यादा है वो दिखाए। तो अपने पास मैक्सिमम 1,15,000 आया था ग्रुप बाय करने के बाद में भी। ठीक है, वो भी सेल्स का था। तो आप यहाँ देखेंगे ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा ही नहीं और टोटल सैलरी भी होगी नहीं, तो नन आ जाएगा। बट लिखना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाया भाई, और फिर उसके बाद क्या है, हैविंग टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी आपके पास कोई भी 1,15,000 तक ही है लास्ट। 1,15,000 से ज्यादा कोई है ही नहीं। हम बोल रहे हैं 1,20,000 जिसकी, या 1,20,000 से ज्यादा है, तो दोस्तों वो है ही नहीं, इसलिए आपके पास उसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। और क्योंकि आपके पास 0 का मतलब बेसिकली मैं कहूँ तो नन है, वो है ही नहीं, तो डिपार्टमेंट का नाम भी कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा आ गया, आपके पास नन आ चुका है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम देखने वाले हैं मिनिमम सैलरी जो है वो आपके पास 50,000 से ज्यादा है, वो आपको यहाँ डिपार्टमेंट बताने हैं। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट मिनिमम सैलरी जो है आपके पास में आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पे ग्रुप बनाए, जो भी है एचआर आईटी सेल्स जो भी है, अब उनके अंदर जो है वो हैविंग मिनिमम सैलरी आपके पास 50,000 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपके पास ये भी है और ये भी, 2 आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, और इसी तरीके से लगभग दोस्तों जितने भी आपके पास टॉपिक थे, मतलब इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। दोस्तों जो भी कह सकते हैं टॉपिक्स थे, चाहे वो आपके पास ऑर्डर बाय होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस को आप सिंगल रो पे, या कह सकते हैं कि जो सिंगल एक कॉलम पे मल्टीपल कॉलम्स पे अगर आप यूज करना चाहते हैं, साथ साथ में आप यहाँ पर ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज को यूज करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इस चैप्टर से रिलेटेड कहने का मतलब है सारे टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं।
दोस्तों आपको क्या करना था, जैसे मैंने आपको बीच-बीच में बार-बार कह रहा था कि आप इन सभी टॉपिक पे खुद प्रैक्टिकली करके देखें। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, कुछ इश्यूज़ आता है और आपने वीडियोज़ देखा है, उसमें भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। साथ-साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियोज़ को बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो जो भी आप कुछ पॉजिटिव कमेंट देना चाहें, वीडियोज़ को लाइक करना चाहें, तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर बताने वाला हूं जिसमें हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं जॉइंट्स को लेकर के। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर कहने वाला हूं, जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर मिलकर के हमारे पास लेकर के आते हैं 25 मार्क्स, ऐसे ही हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। अब 5 को मैं साइड में कर सकता हूँ, 8 को भी ऑलमोस्ट मैं साइड में कर सकता हूँ, केवल एक जॉइंट टॉपिक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 6 जिसमें हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर फंक्शंस को लेकर के, और 7 जिसमें हमने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज किया ग्रुप बाय और हैविंग के साथ। दोस्तों इसको प्रैक्टिकली जरूर आप करके देखिएगा, क्योंकि ये मैं कहूंगा मुश्किल से ये जो 2 चैप्टर आपने अभी जो देखे हैं 6 और 7, ये भी दोस्तों आपके पास 25 मार्क्स लेकर के आता है बोर्ड के एग्जाम में भी, और फिर आपके स्कूल का जो भी क्राइटेरिया है अलग अलग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।